नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में। मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इस पॉडकास्ट को शूट करें मेरे सहयोगी शिशिर मंडल। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। अब पश्चिम बंगाल की बात तो खैर सभी करें, लेकिन एक नए एंगल के साथ या थोड़ा सा डिफरेंट एंगल के साथ कुछ एनालिसिस आज हम करेंगे आपके सामने। अब हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। हालांकि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है वो पश्चिम बंगाल में पिछली बार 2% के करीब का वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला था पश्चिम बंगाल में। लेकिन पिछले कई दशकों से कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में, खासतौर से एक दशक की पिछले चुनाव की मैं बात करूं तो बहुत खराब प्रदर्शन था। लेकिन उससे पहला वाला जो चुनाव था जो कांग्रेस पार्टी ने लड़ा 2016 का चुनाव, वो एक बेहतर चुनाव था जो लेफ्ट पार्टीज के साथ कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था। अधीर रंजन चौधरी उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर था। एटलीस्ट 2021 के चुनावी परफॉर्मेंस से तो कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस 2016 में था। तो आज कांग्रेस पर एनालिसिस होगा कि कितनी सीटों पर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, क्यों कांग्रेस पार्टी ने सारे सीटों पर उम्मीदवार जो हैं उतारे हैं, और किन किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो जो उनकी चुनावी बैटल है वो जीत में कन्वर्ट हो सकती है। आज का पॉडकास्ट इन्हीं तमाम चीज़ों पर। अब आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने पूरी 294 सीटों पर इस बार अपने उम्मीदवार जो हैं वो उतारे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारा। और जो कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा के चुनाव में नाम मात्र को भी एक्टिव नहीं थी, वो इस बार इतनी एक्टिव थी कि राहुल गांधी ने 6 रैलियां की। खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी जो हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में गए। कोलकाता से लेकर के तमाम इलाकों में, श्रीरामपुर में उन्होंने रैली की। कई ऐसे इलाकों में उन्होंने रैलियां की जहां पर जो ममता बनर्जी के बेस्टन्स भी हैं। तो क्यों इस बार राहुल गांधी इतने एग्रेसिव हैं? दरअसल जो 294 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है उसमें एक तो कोशिश कांग्रेस की यही है कि अपना खोया हुआ अस्तित्व जो है उसको कांग्रेस पार्टी वापस पा सके, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बहुत फियर्सली लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अपना वहाँ पर पिछले चुनावों में अस्तित्व उनका ऑलमोस्ट ना के बराबर ख़त्म हो गया था। नेग्लिजिबल सीट्स जो हैं वो थी। हालांकि एक सीट उन्होंने बाई इलेक्शन में ज़रूर जीती, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पर उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो कार्यकर्ता है, जो मोराल है, वो बहुत डाउन था। तो राहुल गांधी के जाने से अब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्टिव हो गई, ग्राउंड पे उसका कार्यकर्ता एक्टिव हो गया। और 294 सीटों पर चुनाव लड़ने से फ़ायदा ये भी हुआ कि भले ही कांग्रेस पार्टी का वहाँ कुछ ना हो, लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं, आप दिखते हैं, आपकी विजिबिलिटी होती है, आपका पूरा इलेक्शन पैराफेरनालिया, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑन ग्राउंड होती है, तो उससे ये होता है कि भैया कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है। चलो, जो कांग्रेस पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा, अब एक कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे उसको कितने भी वोट आएँ तो उसकी बात तो होगी। और जब राहुल गांधी जाएंगे तो ज़रूर उसकी बात होगी। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये थॉट प्रोसेस है कांग्रेस पार्टी का। अब जो कांग्रेस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 25 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है हार और जीत का फैसला तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। यानी इन 294 में 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो ऐसा चुनाव लड़ रही है, चाहे उसके कैंडिडेट की वजह से कह लीजिए या अन्य कारणों की वजह से, जहां पर कांग्रेस को लगता है कि चुनाव में उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा आधा दर्जन के करीब सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीटों को कन्वर्ट करने की स्थिति में भी इन सीट्स में से होंगे। अब इसमें बहरामपुर हालांकि एक बहुत टफ सीट है, और इस बार कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे पश्चिम बंगाल के, इसके अलावा मल्टीपल टाइम्स वो मुर्शिदाबाद से जो है वो सांसद भी रहे, उनका अच्छा खासा दबदबा हुआ है। हालांकि पिछला चुनाव वो यूसुफ पठान से हारे पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा। साफ तौर पर संदेश देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से था कि हमने अपने सबसे बड़े जो है नेता को चुनावी मैदान में उतार दिया है और हम इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। तो एक तो उनकी सीट बहरामपुर, हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इस बार बहुत चैलेंजिंग वो सीट है, ट्रायंगुलर फाइट है, तो देखना होगा अधीर रंजन चौधरी वो निकाल पाते नहीं निकाल पाते। इसके अलावा मालतीपुर, मौसम नूर जो हैं वो टीएमसी से कांग्रेस पार्टी में आई, उसके बाद उनको चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया। इसके अलावा शुजापुर, फरक्का, शमशेरगंज, बहरामपुर तो मैंने आपको बताया, चाकोलिया, हरिश्चंद्रपुर, रतुआ,
ये तमाम सीट्स ऐसी हैं जहां पर माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को उम्मीद है कि इसमें से ज़्यादातर सीटें जो हैं वो कन्वर्ट होंगी, यानी अच्छे चुनाव से सीट में विधायकी में कन्वर्ट होंगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है। अब कांग्रेस पार्टी इतनी एग्रेसिव क्यों है? एक, राहुल गांधी की रैलीज में राहुल गांधी जा रहे हैं तो वो ममता बनर्जी पर, वो बीजेपी पर भी अटैक कर रहे हैं लेकिन वो ममता बनर्जी पर भी खूब अटैक कर रहे हैं। ऐसा और हम पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस इतनी एग्रेसिवली ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आए। अब इसके दो थॉट प्रोसेस हैं। एक थॉट प्रोसेस ये है कि कांग्रेस को अपना रेलेवेंस बनाना है, अगर और कांग्रेस को ये भी लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का स्पेस है, जो सेक्युलर वोट है, या फिर ये कह लीजिए जो मुस्लिम्स का वोट है, जो ममता, अगर एक वोट बैंक ऐसा भी है पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी से नाराज़ है लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि 3 बार से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार के लिए चुनाव लड़ रही हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर किसी भी इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ काम करता है। तो कांग्रेस को लगता है कि वहाँ पर एक स्पेस है उनके लिए, जो ममता का विरोध वाला स्पेस है वो कांग्रेस को लगता है कि उनको मिल सकता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने को जिंदा करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में कर रही है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अब ये भी है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर चौथी बार मुख्यमंत्री बनी तो इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ा चेहरा आप मान लीजिए ममता बनर्जी होने जा रही हैं। टीएमसी से बार बार इस तरह की जब हम उनके नेताओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि दीदी इस बार जीती तो फिर अगला जो निशाना है वो दिल्ली होगा। हालांकि ये नहीं कहते उनके नेता कि दीदी प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन जाएंगी, लेकिन ऑब्वियसली इट विल गेट converted into something. If Mamata Banerjee becomes the chief minister of the state for 4th time, then she'll be the tallest leader within the India bloc camp. And if that happens, अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस का जो वेटेज है इंडिया ब्लॉक की कुनबे में वो ज़रूर घटेगा। तो अब कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि भाई इंडिया ब्लॉक जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है और विधानसभाओं में हम लोग सब अपनी अपनी बैटल लड़ते हैं, हम ये नहीं देखते कि इंडिया ब्लॉक के पार्टनर का क्या हो रहा है। और इसलिए इस बार इंडिया ब्लॉक की आप देखेंगे केरल हो, तमिलनाडु हो, माफ़ कीजिए तमिलनाडु तो नहीं, वहाँ पर तो इंडिया ब्लॉक का जो कन्वेंशनल स्वरूप है वो आपके सामने है। हालांकि बाड़ी मत्थापाची के पास बाद जो है वहाँ पर सीटों का एलोकेशन हुआ, लेकिन उसके अलावा आसाम में आप देख लीजिए, उसके अलावा केरल में आप देख लीजिए, तो इंडिया ब्लॉक के तमाम पार्टनर्स जो हैं वो इंडिया ब्लॉक की एक दूसरे, अब तेजस्वी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं या अखिलेश यादव जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक का नेताओं का ये थॉट प्रोसेस रहता है कि भाई स्टेट में हम अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली में आकर के हम जो है वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो एक थॉट प्रोसेस ये है। तो कांग्रेस का थॉट प्रोसेस जो है वो मोटा मोटी एक तो अपने आप को खड़ा करना है इस विधानसभा चुनाव में, अपनी प्रेजेंस, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़नी है क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी, ममता बनर्जी का कद बढ़ा तो वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से नुकसान की बात होगी, उसका वेटेज जो है वो कम हो जाएगा इंडिया ब्लॉक के कुनबे में। लिहाजा कांग्रेस की पॉलिसी जो है इस बार एग्रेशन की दिख रही है। हर तरह से कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव है, चाहे फिर वो बड़े नेताओं की रैली की बात हो या फिर ग्राउंड पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम करने की कोशिश कर रही है वो हो। बहरहाल आपको कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कुछ बयान सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को काफ़ी अटैक किया। एक जगह रैली में उन्होंने ये तक कहा कि ममता बनर्जी को क्यों नहीं ईडी सीबीआई परेशान करती। उन्होंने कहा मेरे ऊपर तो 36 केसेस हैं, ममता बनर्जी के ऊपर क्यों नहीं केसेस हैं, उनके परिवार को क्यों नहीं बीजेपी टच करती है। तो एक तरीके से राहुल गांधी जो हैं वो एक तरीके से क्या वो तो सीधा ही बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी को जो है पश्चिम बंगाल में एंटर करने की जो है एक जगह, एक स्कोप जो है वो बन गया। अब आपको राहुल गांधी के कुछ भाषण सुनाती हूँ जो उन्होंने अलग अलग मंचों से दिए। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां भाइयों और बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है।
तो ये तो नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण थे। 6 रैलियां उन्होंने की इस बार पश्चिम बंगाल में, जो थोड़ा पिछले चुनावों से अलग था। अधीर रंजन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। 25 के करीब सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजिबिलिटी अच्छी खासी दिखती है, लेकिन आधा दर्जन के करीब ही सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस को लगता है कि कन्वर्ट हो सकती हैं, और 10 तक उनको लगता है कि डबल डिजिट में भी कांग्रेस पार्टी पहुंच सकती है। और इसकी बड़ी वजह उनको यही लगता है कि जो एक स्पेस है, जो ममता बनर्जी से नाराज़गी वाला स्पेस है और जो बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाहता है, वो जो स्पेस है उसको कांग्रेस पार्टी कैप्चर कर सकती है। उनको लगता है आइडियोलॉजिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो दे कैन डू इट। सो ये मोटा मोटी एक रीज़न है कि कांग्रेस पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत एक्टिव है। दरअसल जो तल्खी कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों में देखने को मिली, वो सारा जो घटनाक्रम है या जो राहुल गांधी के बहुत एग्रेसिव स्पीचेस देखने को मिले, वो 23 अप्रैल के बाद ही देखने को मिले। दरअसल 23 अप्रैल को राहुल गांधी को करनी थी 3 रैलियां, और ये रैलियां करनी थी ममता बनर्जी के गढ़ में। ज़्यादातर रैलियों के जो वेन्यू थे वो कोलकाता में थे। हुआ यूँ कि टीएमसी 23 अप्रैल को परमिशन नहीं दी गई कांग्रेस पार्टी ने को वहाँ पर रैलियां करने की, और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि बहुत देरी से उन्होंने अप्लाई किया, इसलिए परमिशन नहीं दी जा सकती। अब कांग्रेस को लगा, कांग्रेस के सोर्सेज ने उस समय हमें कहा कि भाई ये टीएमसी करवा रही है, हमारी रैलियां होने नहीं देना चाहती हैं वो अपने गढ़ में, इसलिए हमारी परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी गई। अब इसके बाद जो है, इसके बाद यानी 23 अप्रैल के बाद आप देखेंगे जितना राहुल गांधी का अटैक आपको देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, वो ये 23 अप्रैल के बाद जो उन्होंने भाषण दिया। इससे पहले के जो उनके भाषण अगर आप देखोगे तो बड़े बच के भाषण थे, ऐसा कोई बहुत अग्रेशन जो है वो नहीं कांग्रेस पार्टी की रैलियों में दिख रहा था। लेकिन फिर 23 अप्रैल के बाद एकदम से शिफ्ट दिखा और राहुल गांधी बहुत एग्रेशन के साथ दिखे। उन्होंने टीएमसी पर तमाम तरह के आरोप लगाए, और टीएमसी की तरफ से भी तल्ख टिप्पणियां हुई। कहा गया कि भाई उनकी रैलियों में तो भीड़ ही नहीं आती है, और आरोप जो है वो टीएमसी पे लगा रहे हैं कि भाई हमारी रैली कैंसिल कर दी, उनकी रैली में लोग नहीं पहुंचते हैं। तो ये टीएमसी की तरफ से कहा गया। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी के जो भाषण है वो तल्ख होते गए, और फिर उसके बाद में ये रैली जो 23 को होनी थी वो जो है वो रैली शिफ्ट की गई, और 26 तारीख को रैली जो है वो राहुल गांधी की हुई। इसमें 3 रैलियां राहुल गांधी ने की, जिसमें शहीद मीनार में उन्होंने रैली की, श्रीरामपुर में उन्होंने रैली की, और मोतिया बुर्ज में उन्होंने रैली की। और इन 3 रैलियों में कांग्रेस का सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में टॉस अटैक, जो है वो देखने को मिला। हालांकि चुनाव का जो फर्स्ट फेज था उसमें ही राहुल गांधी के बयान से दिशा साफ हो गई थी। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए थे कि उनकी वजह से जो है पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी को बंगाल में एंट्री मिल गई। लेकिन इसके बाद जो रैलियां हुई, जो 26 को रैली हुई, उसमें अगर आप राहुल गांधी को सुनेंगे तो बहुत अटैकिंग, बहुत एग्रेशन था, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ममता बनर्जी और बीजेपी की साठगांठ है, इसलिए बीजेपी ने जो तमाम लोग हैं ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, मेरे ऊपर खुद 36 केसेस चल रहे हैं, लेकिन देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ कोई केस नहीं है। तो एक जो शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव कांग्रेस पार्टी की, वो आया 23 तारीख के बाद जब कांग्रेस पार्टी को रैली करने की इजाज़त जो है वो लोकल प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। एक और थॉट प्रोसेस है, जो लोग कहते हैं कि भाई जो कांग्रेस जीतेगी, अगर मान लीजिए कल को पोस्ट पोल कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि ममता बनर्जी को कुछ दिक्कत आए, तो ऐसे में कांग्रेस जो है उनको सपोर्ट कर सकती है। तो एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि भाई ममता बनर्जी जो है उनको इंडिया ब्लॉक में, अगर इंडिया ब्लॉक की किटी में सीटें ज़्यादा हों, कांग्रेस की सीटें जो है पोस्ट पोल तो वहाँ जा सकती हैं। तो एक थॉट प्रोसेस ये भी है। बहरहाल क्या है चुनाव, जनता के मूड में क्या है, ये तो खैर चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस को ये ज़रूर इस बार लग रहा है कि उसको सीटें जो हैं वो अच्छी खासी, पिछले बार के मुकाबले अच्छी खासी तो नहीं, पर उनके लिहाज से अगर 0 से 5, 7, 10 सीटें भी आ गई तो कांग्रेस को लगता है कि वो उनका, अगर डबल डिजिट पे वो पहुंच गए तो उनको लगता है कि ये उनका एक बेहतर प्रदर्शन होगा पिछली बार के मुकाबले। बहरहाल पश्चिम बंगाल में एक फेज़ का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज़ का चुनाव जो है वो होना है। पहला फेज़ जो है वो माना जाता है उन इलाकों में था जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्ट्रांग है, और ऐसा भी एक थॉट प्रोसेस है कि जिसने पहले फेज़ में बढ़त बनाई होगी वही सेकेंड फेज़ में जो है कितनी सीटें लेकर आता है, उस पर पूरा पश्चिम बंगाल का गुणा गणित जो है वो तय होगा। अब सेकेंड फेज़ जो है वो टीएमसी का स्ट्रांग फेज़ माना जाता है। जिन एरियाज़ में सेकेंड फेज़ में चुनाव है वहाँ पर माना जाता है कि टीएमसी स्ट्रांग है। तो देखना होगा कि सेकेंड फेज़ की बैटल में क्या होता है। बहरहाल इस बार कांग्रेस किस तरह से परफॉर्म करेगी पश्चिम बंगाल में, ये भी देखने वाली बात ज़रूर होगी। जहाँ एक तरफ
हम देख रहे हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में बंगाली बनने की कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी और टीएमसी दोनों पर अटैक कर अपना स्पेस बनाने की कोशिश जो है वो कर रही है। वो बंगाली अस्मिता की भी बात कर रही है, वो डेवलपमेंट की भी बात कर रही है, वो बीजेपी के पोलराइजेशन पर अटैक कर रही है। तो ममता को भी पोलराइज करने का अपराधी जो है कांग्रेस पार्टी ठहरा रही है पश्चिम बंगाल के इन विधानसभा चुनावों में। चुनाव के नतीजे इंडिया ब्लॉक के अंदर के डायनामिक्स को भी आगे आने वाले दिनों में ज़रूर तय करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपने हमारा पॉडकास्ट देखा इसके लिए।